सबको इंटरेस्ट होगा एपीआई बनाना और उसको हैंडल करना। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज सीखेंगे सीपीआई में कि एपीआई कैसे बनाते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं, सब कुछ ठीक है। तो अगर पहला किसी को याद होगा, हमने क्या किया था सिक्योर बीटीपी में, हमने सीपीआई के एपीआई को, अगर सीपीआई में कोई अगर हम एपीआई वगैरह बनाते हैं कुछ, तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमने क्रेडेंशियल बनाया था सर्विस की। ओके। अकाउंट में। हाँ, तो उसके बाद ये हमें यूजर आईडी यानी पासवर्ड मिला, ऐसा क्लाइंट आईडी क्लाइंट सेट है, ठीक है। तो ये हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आईडी और पासवर्ड। अभिषेक सुनाई दे रहे हैं ना? हम्म, ओके। हाँ हाँ सुना हाँ ठीक है। है। हम सीपीआई में उसको यूज कैसे करना है वो देखेंगे। हाँ, तो आज के लिए हम पैकेज नया आईफ्लो बनाते हैं। इंटीग्रेशन फ्लो, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, डिस्क्रिप्शन में डालना है तो डालो, तो मत डालो, डिपेंड्स। बट डिस्क्रिप्शन डालना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मीन्स अगर एक्चुअल प्रोजेक्ट वगैरह काम कर रहे हो ना, तो डालो डिस्क्रिप्शन कि क्या एक्चुअल हो रहा है, ठीक है। हम्म, ठीक। तो इसको एडिट करते हैं। अभी देखो, जब हम नया आईफ्लो बनाते हैं तो नया आईफ्लो बनाने के बाद ऐसा कुछ उसका लेआउट दिखता है, सेंडर, हम्म, रिसीवर और हम्म, एक इंटीग्रेशन प्रोसेस बाय डिफॉल्ट दिखता है। अब तुम्हें इसको चाहे हम्म, डिलीट करो या रखो, वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसे करना है, बट बाय डिफॉल्ट ऐसा देता है। तो हमें हम्म, क्या करना है, एपीआई बनाना है। तो एपीआई बनाने के लिए पहले तो तुम्हें एचटीटीपीएस, तुम क्या करोगे, सेंडर को यहाँ पे शेड्यूलर बेस पे नहीं तुम रन करने वाले हो, क्योंकि शेड्यूलर बेस में चलेगा, ये यूजर बेस होगा। देखो दो सिनारियो होते हैं, एक तो शेड्यूलर बेस होता है, तीन एक्चुअल तीन सिनारियो है कि इवेंट बेस के थ्रू इवेंट से होता है। एक शेड्यूलर बेस पे होता है और एक यूजर बेस होता है। यूजर बेस मतलब कोई एक यूजर है जो उसको जब तक परफॉर्म नहीं करेगा एक्शन, तब तो कोई एक्टिविटी होने वाली नहीं है, समझे। जैसे तू रजिस्ट्रेशन या लॉगिन नहीं करेगा तब तक ऑटोमेटिक लॉगिन नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पे हम अभी यूएस के लिए बना रहे हैं एक एपीआई। तो इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे पूछता है कि कौन से टाइप का एडेप्टर तुम्हें यूज करना है। जितने भी हम्म, अवेलेबल हैं एसएपी में एडेप्टर अलग अलग, यहाँ पे इसमें से हम कुछ जो AMQP इवेंट मेश, ये दोनों इवेंट मेश के लिए ही है। फिर एज्योर स्टोरेज, डेटा स्टोर, ड्रॉप बॉक्स, FTP, गूगल क्लाउड स्टोरेज है, देखो गूगल का भी तुम यूज कर सकते हो। एचटीटीपीएस और एचटीटीपी, ये दो चीजें रेस्ट एपीआई बनाने के हम्म, लिए होती है। एचटीटीपीएस में तुम खुद का एक बना सकते हो, और एचटीटीपी अगर यूज करते हो तो किसी का एडप मतलब किसी का एपीआई यूज कर सकते हो। तो तुम्हें एचटीटीपी टारगेट साइड पे ही हमेशा मिलेगा, सेंडर साइड पे नहीं, क्योंकि सेंडर साइड पे तुम एचटीटीपी यूज नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें रिक्वेस्ट रिप्लाई और रिसीवर यूज करना पड़ेगा। मतलब कैसा होगा, किसी के एपीआई को कॉल करने के लिए पहले तुम उसको रिक्वेस्ट सेंड करोगे, करेक्ट, तब जाकर उसके एपीआई से तुम ऑथेंटिकेट करके तुम कनेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे तुम्हें हम्म, एचटीटीपी नहीं एचटीटीपीएस यूज करना है, क्योंकि एचटीटीपीएस में हम एंड पॉइंट बनाते हैं अपना। फिर आईबीएम का है, डॉक है, मेल एडेप्टर जो अपना जीमेल वगैरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, आउटलुक वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं इससे।
फिर वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, शेयर पॉइंट है, फिर ओ डेटा, सेल्स फोर्स है, एसएफटीपी, पबसब, बहुत सारी चीजें अभी हैं यहाँ पे। अभी सेल्स फोर्स अभी भी थर्ड पार्टी ही यूज कर रहे हैं, रोजो कंसल्टेंसी करके थर्ड पार्टी है जिसका ये एडेप्टर ये सेल्स फोर्स वाले यूज करते हैं, और सॉरी सेल्स का सीपीएम यूज करते हैं। बाकी ये सब इनबिल्ट इनके खुद के हैं, एसएफटीपी हो गया, फिर सक्सेस फैक्टर वगैरह ये सब। तो हम यहाँ पे एचटीटीपीएस यूज करेंगे। एचटीटीपीएस में देखो यहाँ पे जनरल में अगर तुम सेलेक्ट, मैंने क्या किया उसको सेलेक्ट किया। कैसे किया, वहां पे जब आया था, जैसे भी मैं दिखाता हूँ कुछ एक बार, जब यहाँ पे तुम कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, इसमें से फिर सेलेक्ट करो, ओके, लेफ्ट क्लिक, एचटीटीपीएस क्लिक किया, जर्नल, यहाँ पे कुछ अगर नाम देना है तो दे सकते हो कि एचटीटीपीएस किसके लिए बनो, वो ऐसा कुछ नाम प्रॉपर दे सकते हैं, और इनको हम एडिट नहीं कर सकते बट डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। फिर कनेक्शन, मेन चीज कनेक्शन। अभी यहाँ पे तुम अपना यूआरएल खुद का एक दे सकते हो, एंड पॉइंट। तो http.google.com ऐसा तुम्हें नहीं देने की जरूरत है, डीएनएस देने की जरूरत नहीं है। डीएनएस बाय डिफॉल्ट जैसे इसको डिप्लॉय करोगे, डिप्लॉय करने के बाद डीएनएस ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो जाता है, इतना पार्ट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा डीएनएस में, ठीक है। बट डीएनएस के बाद क्या होता है, जैसे देख अगर तुमने वेब पेज वगैरह देखे होगे गूगल पे, तो https google.com स्लैश कुछ रहता है, तो स्लैश के बाद का जो पार्ट है ना वो तुम्हें देना है, डीएनएस वाला पार्ट नहीं देना है। डीएनएस का पार्ट नहीं मेंशन करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि जैसे तुम डिप्लॉय करोगे ऑटोमेटिकली डीएनएस ऐड हो जाता है। बट डीएनएस के बाद का, जैसे तुम अगर गूगल पे कुछ सर्च करो, यहाँ पे जैसे सर्च करते हैं हम कि चैट जीपीटी कुछ ऐसा सर्च करते हैं, और ये चैट जीपीटी सर्च करने के बाद बाय डिफॉल्ट उसमें ऐड हुआ, बट उसके बाद का ये जो चीज है वो तूने जो सर्च किया वो आया। और जैसे अभी इसी वेब पेज पे जाएगा अगर, तो ये देख इसका डीएनएस है www.chatgpt.com, ये तो बाय डिफॉल्ट इसमें रहेगा, लेकिन उसके बाद का जो पार्ट है ये इनक्रिप्टेड। रेस्ट एपीआई क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है इस पार्ट को। इनक्रिप्ट यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये जो डीएनएस है, तो डोमेन जिसको बोल रहे हैं, ये तुम्हारा बाय डिफॉल्ट ऐड रहेगा, बस इसमें स्लैश के बाद का सपोज कुछ देना है, तो इसमें हम प्रॉपर दे सकते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट या कुछ प्रॉपर नेम, कि जैसे मटेरियल मास्टर हो गया, या फिर कुछ भी मीन्स प्रॉपर इसके लिए कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ दे सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हो गया। उसके बाद ऑथराइजेशन, अगर तुम लोगों को याद होगा जब हम पहले बना रहे थे ऑथेंटिकेशन, क्लाइंट सीक्रेट क्लाइंट आईडी बना रहे थे, तो जब हम ये बना रहे थे ऑथराइजेशन के लिए सर्विस मटेरियल में, सर्विस की, तो उसमें देखो ऑप्शन आया था यूजर रोल, मैंने यूजर रोल ही सिलेक्ट रखा था, क्लाइंट सर्टिफिकेट उसको नहीं किया। तो यहाँ पे तुम लोग सेलेक्ट करना है कि किस किस बेसिस पे है, यूजर रोल पे है। फिर अगर ये याद आया होगा तो ये भी चीज था उसमें, ऑटो मतलब सर्विस की बना रहे थे वह, उस टाइम में चीजें आती हैं। अब देखो लास्ट चीज, सीएसआर प्रोटेक्टेड। ये जो चीज होता है ना सीएसआर प्रोटेक्टेड, एक्चुअली ये तुम्हारा एक तरह का सेफ्टी पर्पस होता है। सेफ्टी इन द सेंस, जैसे ऑन प्रेमाइस पे है, जैसे तुम कोई डेटा अभी क्लाउड पे तुमने अपना बनाया, पर जो टारगेट सिस्टम है वो ऑन प्रेमाइस पे है, क्लाउड पे नहीं है, और उसको तुम कनेक्ट करके उससे डेटा वगैरह फेच करने वाले हो, तो सेफ्टी पर्पस हम इसको चेक कर सकते हैं। मतलब इस सीएसआर प्रोटेक्टेड क्या करता है, एक टोकन जनरेट करता है। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे टोकन जनरेट होता है। यहाँ पे एक अलग से टोकन जनरेट होगा, एक्स्ट्रा टोकन, जैसे ऑटोमेटिक जनरेट होगा एपीआई से, और वो टोकन जाएगा वहां पे हेडर में वैलिडेट करने के लिए। अगर इसको रखते हो तो, अगर नहीं रखते हो तो डायरेक्ट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट टोकन। समझे? नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन में कि तुम जो डेटा भेजोगे सेंडर से जो तुम्हारा डेटा एपीआई के थ्रू, वो डेटा की साइज यहाँ पे तुम
डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 40 MB रहता है, 40 MB तक का डेटा तुम सेंड कर सकते हो सिंगल कॉल में। सिंगल कॉल की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, बार बार नहीं। मतलब जैसे तुम सोचोगे कि पूरे एपीआई का नहीं, सिंगल कॉल, सिंगल क्लिक पे 40 MB तक का डेटा तुम एक बार सेंडर से तुम सेंड कर सकते हो। बट इसको चाहिए तो और इंक्रीज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट रहता है। इसको 100 रखो, जितना रखोगे, बट जितना रखोगे उतना ही तुम्हारी मेमोरी कंज्यूम होगी। तो ये बाय डिफॉल्ट 40 MB रहता है मैसेज साइज, ठीक है। पर इसको तुम डिफाइन कर सकते हो, कम भी रख सकते हो, ज्यादा भी रख सकते हो। ऐसा फिक्स चीज नहीं है, ठीक है। डिपेंड कि तुम्हारा डेटा कितना बड़ा आने वाला है। तो अब यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है, अभी देखो, अब हम आते हैं पैलेट्स पे। पैलेट्स पे हमने शायद ये चीजें, हाँ, यहाँ तक हमने एक्सेसएलटी, मैसेज मैपिंग, ऑपरेशन मैपिंग किया था। अब जो पैलेट्स यूज होंगे इसके बाद वाले, वो सभी हमारे इसी प्रोजेक्ट में, इसी आई फ्लो में हम एक एक कर यूज करेंगे और डायरेक्ट रन करेंगे पोस्टमैन से। तो अपना लाइव भी एक एक टेस्ट होता रह जाएगा, ठीक है। तो मैं यूज करता हूँ पहला कंटेंट मॉडिफायर। कंटेंट, अच्छा, एचटीटीपीएस क्या होता है समझा तीनों को? हम्म। समझा समझा। ठीक है। तो एचटीटीपीएस में यही चीज, तीन चीज मेन होता है, और एड्रेस, ऑथराइजेशन, यूजर रोल। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहता है बीटीपी कॉकपिट का। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में अलग से बनाया हुआ है स्पेसिफिकली तुम लोगों के लिए, तो यूजर रोल वो लोग देते हैं। जो एडमिन रहेगा, बेसिस टीम जिसे बोलते हैं, वो लोग जो बनाते हैं, वो लोग ये सब कुछ देते हैं कि भाई हमने तुम्हारे लिए बनाया यूजर रोल, यही यूजर रोल यूज करो। समझे? तो मतलब जो हम अब ये कर रहे हैं वो उनका काम है। हाँ हाँ हाँ, बीटीपी कॉकपिट पे तुम्हारा काम नहीं होता। बीटीपी एक्चुअली बेसिस करके एक टीम होती है जो उसके अंदर तुम्हारा यूजर रोल, अकाउंट, रोज, ये सब कुछ वही पे हैं, कंपनी वाले, ठीक है। ये कनेक्शन में उस पे किसी कंपनी का नाम वाम नहीं आ सकता ना? तेरा जो यूआरएल टाइप जो स्लैश करके फॉरवर्ड स्लैश करके जो एड्रेस रहेगा वो डालना पड़ेगा ना? हाँ, जैसा भी मैं प्रोजेक्ट हमारे, इसलिए मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट करके दे दिया। नेक्स्ट, कंटेंट मॉडिफायर। कंटेंट मॉडिफायर एक्चुअली क्या होता है? सबसे मेन, अगर देखा जाए एक तरह से ना, तो कंटेंट मॉडिफायर अगर नहीं होता सीपीआई में, तो बहुत सारे काम हमें कोडिंग या कोडिंग के थ्रू ही करना पड़ता, विदाउट कोड। बट कंटेंट मॉडिफायर यहाँ पे हम लोगों का बहुत काम, बहुत सारा काम, जैसे जो कोडिंग से हम कर सकते थे, उसको इसने क्या किया है, सिर्फ एक छोटे छोटे कीवर्ड से सॉल्व कर दिया है। अब मैं एक एक चीज पे जा रहा हूँ। कंटेंट मॉडिफायर एक्चुअली होता क्या है? डेटा कैप्चर से लेकर उसको तुम डिफाइन कर सकते हो कि जो डेटा है वो कैसे मैनुपुलेट हो, और वो डेटा कहाँ कहाँ पास हो, और कि उस डेटा में मीन्स उस पेलोड से तुम क्या क्या कैप्चर कर सकते हो, हर एक चीज यहाँ पे तुम। और यही नहीं, इस कंटेंट मॉडिफायर के थ्रू तुम इस आई फ्लो से ट्रेनिंग डेवलपमेंट, जैसे इस सीपीआई ट्रेनिंग डेवलपमेंट वाले आई फ्लो से किसी और पैकेज के किसी और आई फ्लो में वो डेटा पास कर सकते हो। मतलब समझा कुछ? कंटेंट मॉडिफायर से ये तीन टैब है, हेडर, प्रॉपर्टी और बॉडी। इन तीनों का मतलब मैं अभी समझाऊंगा, और इन तीनों का कुछ ना कुछ काम है। और इसमें से एक टैब का ऐसा काम है कि वो तुम्हारा जो डेटा है वो मॉर्निंग से लेकर दूसरे आई फ्लो तक पास करवाने का काम करता है। समझे कुछ? जैसे तुमने यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक तुम्हारा आई फ्लो है ट्रेनिंग डेवलपमेंट, इसमें तुमने हेडर में या किस कहीं भी बताऊंगा तुम्हें, पर इसी एक टैब में जो जिसमें रखते हैं उसमें, उस टैब ने किसी का मेल आईडी रखा है, और किसी और पैकेज में और कोई और आई फ्लो में वो मेल कॉल होता है। बट उस आई फ्लो में तुमने मेल आईडी पास नहीं किया है, इस वाले आई फ्लो में मेल आईडी पास किए हो। तो यहां से भी तुम उसे
इस मेल आईडी को उस वाले आई फ्लो में पास कर सकते हो। कैसे करता है प्रोसेस डायरेक्ट के थ्रू, कंटेंट मॉडिफायर में यहाँ पे जर्नल में यहाँ पे तुम नाम दे सकते हो, जैसे सीएम किस लिए क्या है, जैसे मैं अगर दे दूं यहाँ पे डिफाइन पैरामीटर पैरामीटर ऐसा कुछ दे दूं, तो मैं यहाँ पे अभी देखो 3 टाइप, अगर हेडर प्रॉपर्टी बॉडी। हेडर में तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम अगर ऐड करोगे, ऐड पे क्लिक, तो यहाँ से तुम कोई डेटा अगर सपोज आ रहा है, जैसे तुम्हारे सोर्स से कोई डेटा आ रहा है और उस पर्टिकुलर फील्ड को सेलेक्ट करके अगर उसका डेटा डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। कुछ नया क्रिएट करना है तो क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हेडर में मैंने रख दिया नेम, यहाँ पे देखो कांस्टेंट होता है, एक्सप्रेशन होता है, ग्लोबल वेरिएबल, हेडर, इन सब तुम्हें पता होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे अगर कुछ तुम जो भी वैल्यू पास करनी है, जैसे कांस्टेंट, तो वैल्यू पास होगी आगे, जैसे टारगेट तक जाएगी वो वैल्यू। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये दो चीजें होती हैं। ग्लोबल वेरिएबल में अगर सपोज, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, किसी एक आई फ्लो में तुमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर किया है किसी और आई फ्लो में, ध्यान से सुनो, किसी और आई फ्लो में तुमने ग्लोबल वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर किया, जैसे मैं अभिमन्यु स्टोर कर दिया, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल कुछ दे रहे हो, ऐसा ग्लोबल वेरिएबल, तो जो तुम नेम है और अभिमन्यु, ये वैल्यू अब तुम्हें पूरे इस टेनेंट पे ऐसा वेरिएबल दिखेगा। एक मिनट, ऐसा वेरिएबल यहाँ पे जो चीज है तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल, वो यहाँ पे दिखता है, फिर नेम दिखता है, कौन सा आई फ्लो है, वो सब कुछ दिखेगा। और इसको तुम, जैसे मैंने अभी बोला था तुझे अभिषेक कि मेल है, मेल में अगर कुछ किसी का मेल आईडी सेव कर रहा है और आई फ्लो में भी कॉल कर सकता है, तो इसके थ्रू भी कर सकता है। तो ग्लोबल वेरिएबल स्टोर कर, ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है फिर तेरा, एक आई फ्लो से दूसरे आई फ्लो में उसे तू यूज कर सकता है, समझा। और लोकल वेरिएबल भी हेडर के जैसे ही है, लेकिन ये सिर्फ उसी आई फ्लो में काम आता है, ये किसी और आई फ्लो में कॉल नहीं कर सकते तुम। जैसे यहाँ पे मल्टीपल तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हैं, अगर तुम लोगों को याद होगा इससे पहले एक आई फ्लो हमने बनाया था जिसमें बहुत सारे प्रोसेस डायरेक्ट, सॉरी प्रोसेस कॉल, फिर इंटीग्रेशन प्रोसेस, मल्टीपल टुकड़े टुकड़े बहुत सारे तुमने यूज किया है, और ये वाली वैल्यू कहीं और यूज करना है तो तुम उस केस में भी यूज कर सकते हो। बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नंबर रेंज, नंबर रेंज क्या होता है, तुम्हें पहले ऐसा नंबर रेंज डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कोई ये है लिमिट है, सपोज कोई एक यूजर है, ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ, चलो एक यूजर है तुम्हारे एपीआई को कॉल करता है, लेकिन तुम उसको लिमिट देना चाहते हो कि 3 बार से हर रोज 3 बार से ज्यादा वो लॉगिन ना कर पाए, तो तुम उसको नंबर रेंज में डिफाइन कर सको। यहाँ पे ऐड करो, नेम दो, मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ठीक है, और डिफाइन करने के बाद यहाँ पे उसको कॉल करो। जो नाम तुम दोगे वो नाम यहाँ पे जो दोगे वही नाम यहाँ पे सोर्स वैल्यू में डाल दो, बट इसको सिलेक्ट करो नंबर रेंज, मतलब एक लिमिट हो जाएगा कि मिनिमम इतना है, मैक्सिमम उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और वहां पे देखो ऑप्शन भी था रोटेट का, यहाँ पे रोटेट का कि अगर तुम्हें चाहिए लूप में करना है कि नहीं, जैसे अभी 3 बार हो गया और वापस स्टार्ट हो, तो इसको अगर सेलेक्ट कर दोगे तो वापस वो 0 स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाएगा मिनिमम वैल्यू से, समझे। नंबर रेंज ब्लॉक्स का मतलब होता है, हाँ सॉरी, एक एक्सप्रेशन और एक्सपाथ दो चीजें।
एक्स पाथ और एक्सप्रेशन में हमेशा java.lang.string आता है, और एक्सप्रेशन में थोड़ा से हम लोग यहाँ पे कुछ डिफाइन करते हैं, जैसे डेट, सिस्टम डेट। सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर तुझे एक यहाँ पे एक फील्ड है डेट, ठीक है, और टारगेट सिस्टम पे वो डेट पास करना है, अभी मैं पास ही कर दूंगा इसको। तो इसको डेट को पास करना है सिस्टम, मतलब टारगेट पे। जैसे टारगेट है, जब आउटपुट जो जाएगा उसमें मेरा सिस्टम डेट भी जाना चाहिए, सिस्टम डेट भी जाना चाहिए डेट के साथ। तो हम एक्सप्रेशन सेलेक्ट करेंगे, और जो सिस्टम टाइम और डेट रहेगा, जिस फॉर्मेट में दोगे उस फॉर्मेट में वो डेटा पास होगा। हाँ, एक और बताता हूँ मैं। टी फिर एच एच कोलन एम ऐसे। अभी देखो, अगर तुम्हें कुछ ऐसे डिफाइन करने हैं तो हमेशा ये डॉलर से स्टार्ट होता है। याद रखना, चाहे तुम्हें हेडर हो, प्रॉपर्टी हो या बॉडी हो, कुछ अगर रीड करना है, नॉट डिफाइन, कि कोई अगर वैल्यू रीड करनी, याद रखना रीड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कोई भी वैल्यू अगर रीड करनी है तो उसके लिए हमेशा डॉलर से स्टार्ट करो। डॉलर बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स है, ठीक है। उसके बाद ओके। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, मतलब डॉलर और कर्ली ब्रैकेट और एंड कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर तुम्हें जो भी लिखना है इसके अंदर डिफाइन करो। तो जो डिफाइन करोगे, उस डिफाइन किए हुए पैरामीटर्स को वैल्यू जो होगी वो रीड करे, समझा। और यहाँ पे जो नाम दिए हो तुम वहां पे स्टोर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है देख, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेट और नाउ दिया है। तो सीपीआई में नाउ यूज करते हैं अभी का, जैसे करंट डेट बोलते हैं ना, करंट डेट, आज का डेट रीड करने के लिए नाउ यूज करते, नाउ, ठीक है। और उसके बाद कौन से फॉर्मेट में चाहिए, तो अगर तुम्हें यहाँ पे वाई 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 -mm -dd में चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। वाई जो ईयर होगा वो स्मॉल में रहता है, मंथ का यम कैपिटल और मिनट का यम स्मॉल, याद रखना। यम, मंथ का यम कैपिटल और मिनट का यम स्मॉल। बाकी डीडी, डीडी यहाँ पे डेट, फिर टाइम, अगर टाइम भी रीड करना है तुम्हें, जैसे यहाँ पे 11 12 22 हो रहा है, तो वो भी अगर रीड करना है तो टी स्लैश दे दो या मत दो। ये तुम्हारा एक फील्ड है, वेल मतलब एक इंडिकेटर टाइप है कि हाँ ये टाइम इसके स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद एच एच आर, फिर एम एम, एम एम, एम एम मिनट, उसके बाद क्या है सेकेंड, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में रीड होगा और डेट में स्टोर होगा। मैं ये इसको ऐड एच एच आवर को मतलब कैपिटल ही करते हैं क्या, क्योंकि एच से तो और कुछ नहीं होता ना। नहीं नहीं, आवर एच कैपिटल ही लेता है। अभी वो कुछ और तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो कैपिटल में ही डिफाइन हुआ है, बाकी ऐसा तो जैसे कुछ मंथ मिलता और नहीं है। मिनट तो दो हैं, इसके लिए कैपिटल एक इस्तेमाल हाँ, करेंगे। वो इसको मैं ऐड कर दिया। आप कुछ और अगर ऐड करना है तो ऐसे ऐड कर सकते हैं, बट अभी कुछ और नहीं रखूंगा मैं फिलहाल। उसको डिलीट, प्रॉपर्टी ये सेम। हमें एक मैंने एक ऐसे एग्जांपल देखा है कि भाई ये कहाँ हमें काम आ सकता है, यूज कहाँ आएगा। सपोज टारगेट से कोई डेटा आ रहा है, तो काम लग सकता है। हाँ सॉरी, टारगेट नहीं, सेंडर से कोई डेटा आ रहा है, और जो टारगेट सिस्टम है वो बोलता है कि जब डेटा तुम्हारे यहाँ आएगा, मीन सीपीआई में आएगा, तो उसका टाइम स्टैम्प भी मुझे रिस्पॉन्स में चाहिए, समझा। टाइम स्टैम्प मतलब कौन से टाइम पे तुम्हारे यहाँ डेटा पहुंचा, वो डेटा मुझे रिस्पॉन्स में भी, मेरे सिस्टम में भी स्टोर होना चाहिए। तो उस केस में भी यूज कर सकता है।
या फिर मैसेज मैपिंग में भी इस फील्ड को अगर डिफाइन किया है तो मैसेज मैपिंग में भी हम यूज कर सकते हैं किसी फील्ड के लिए, डेट कैप्चर करने के लिए, समझा। या फिर कोई अलर्ट मेल भेज रहा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल यही होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है अलर्ट मेल वगैरह के लिए। हाँ कुछ फेल हो गया, समझे। तेरा सिनारियो कुछ फेल हुआ, ठीक है। अब वो फेल तो हुआ, बट कौन से टाइम पे फेल हुआ वो तुझे भी कैप्चर करना है। तो उस केस में सबसे हम्म, बेस्ट सिनारियो एग्जांपल यही होता है कि इस टाइम पे, इस मिनट पे, इस सेकंड पे ये फेल हो गया, हम्म, समझा। समझे। हाँ, तो सेम चीज प्रॉपर्टी में भी करते हैं, बट प्रॉपर्टी में अगर करोगे सेम जो ऑप्शन हेडर में है सेम वही प्रॉपर्टी में भी है, बट हेडर के की हुई चीजें, हेडर की हुई चीजें तो किसी और भी आईफ्लो पैकेज में भी यूज कर सकता है, बट प्रॉपर्टी की हुई चीजें तो सिर्फ और सिर्फ इसी आईफ्लो में ही यूज कर सकता है। तो यही हेडर और प्रॉपर्टी का डिफरेंस है कि हेडर में अगर कुछ हम डिफाइन करते हैं हेडर, जैसे अब ये डेट है, तूने हेडर में डिफाइन किया है, तो इस डेट की वैल्यू किसी और भी आई फ्लो में भी तू कैप्चर कर सकता है, फेच कर सकता है, सॉरी, कैप्चर तो इसी आई फ्लो में होगा, बट किसी और भी आई फ्लो में भी तो इस डेट की वैल्यू फेच कर सकता है। बट अगर प्रॉपर्टी में यही डेट अगर तू डिफाइन करेगा, प्रॉपर्टी में अगर तू डिफाइन कर रहा है तो प्रॉपर्टी का डिफाइन किया हुआ सिर्फ और सिर्फ इसी आई फ्लो में ही रन होगा, तो किसी और आई फ्लो में नहीं फेच कर पाएगा, समझा। हम्म, हेडर तेरा ग्लोबल बन जाता है, प्रॉपर्टी तेरा सिर्फ लोकल, मतलब उसी पर्टिकुलर आई फ्लो के लिए होता है, समझा क्या। नेक्स्ट, अब भी देख, यहाँ पे दो चीज होती है, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन। कांस्टेंट में क्या होता है कि जैसे मैंने हेलो पास किया, तो अब मुझे जो आगे के स्टेप्स होंगे यही वैल्यू आगे पास होने वाली मुझे मिलने वाली है, समझा क्या। बॉडी में, हम्म, बॉडी में तू कुछ भी लिख रख सकता है, बॉडी में ए पूरा का पूरा रख सकता है, तो जो बॉडी में रखेगा वो आगे तेरा पास होगा, मतलब ऐसा रिस्पॉन्स टारगेट तक जाएगा, समझा यहां तक। बट अगर तुझे उस बॉडी के अंदर, जैसे मैं एग्जांपल, रूम नंबर, अभी मैं रूम नंबर 490 है, 490 मेरा आया, मैंने क्या किया, हेडर या प्रॉपर्टी में उसको रखा, स्टोर किया, ठीक है। स्टोर करने के बाद उस, लेकिन मुझे क्या करना है ना, रूम नंबर के साथ एक और ऐड करना है, जैसे 490 है ना, तो मुझे कुछ इंक्रीमेंट लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, +1 कर दूंगा, तो 491 हो जाएगा। बट वो जो 491 होगा वो रिस्पॉन्स में जाना चाहिए ऐसा सेम, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैंने तो स्टोर किया इधर, अब मुझे वो रीड करना है, तो मैं एक्सप्रेशन यूज करूंगा, कुछ अगर वैल्यू कहीं और से करनी है तो तुम्हें एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं। ये तो चीजें समझा, तब करते हैं एक्सप्रेशन। कांस्टेंट मतलब तुम वैसे के वैसे ही, तुम्हें डेटा अगर पास करना है, कहीं से कुछ लेना देना नहीं है, तो तुम हम्म, वो चीज पास करोगे, एक एक करके हम देखते हैं, चलो। तो कांस्टेंट मैंने हेलो पास किया, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, हम्म, इसको टेस्ट करते हैं हम, चलो, सेव और डिप्लॉय। सेव किया, डिप्लॉय किया, अभी यहाँ पे देखो दिखाता है हो गया स्टार्टेड। तुम अब मॉनिटरिंग में जाओ, मॉनिटरिंग में ऑल, मैनेज इंटीग्रेशन कंटेंट में ऑल, यहाँ पे देखो हमारा जो आई फ्लो का नाम दिखता है, ट्रेनिटमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट दिख रहा है, स्टार्टेड है, किसने क्या किया सब कुछ दिखता है। अब एंड पॉइंट अगर तुम ध्यान दो यहाँ पे, एंड पॉइंट स्टेटस डिटेल क्या है, हम्म, सक्सेसफुल है, आर्टिफैक्ट डिटेल पूरा दिखता है, आर्टिफैक्ट क्या है, फिर उसका लॉग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे तुम डीबग कर सकते हो, ट्रेस इनेबल कर सकते हो, ट्रेस अगर इनेबल करोगे ना, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो इन्फो, इन्फो में ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक डिटेल, बेसिक डिटेल मिल जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स गया क्या नहीं।
बट ट्रेस इनेबल जब करोगे, ट्रेस या फिर एरर, अगर एरर सेलेक्ट किए हो तो एरर जब आएगा तभी तुम्हें मॉनिटरिंग में दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इन्फो करोगे तो हमेशा चाहे वो फेल होगा सक्सेस होगा दिखेगा। नन करोगे तो कुछ नहीं, कभी दिखेगा ही नहीं, वो चलता रहेगा पर तुम्हें कभी मॉनिटरिंग में दिखेगा ही नहीं। पर नन इसलिए हमेशा सब बोलते हैं नन मत रखा करो, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा वो फेल हो रहा है कि सक्सेस हो रहा है। तो डीबग करने के लिए, उसके बाद डीबग तो बेसिक चीज पता ही होगा सबको। फिर ट्रेस, ट्रेस अगर सिलेक्ट करते हो ना तो एक एक स्टेप्स तुम देख सकते हो कि क्या मैसेज आया है, क्या हमने पास किया है, एक चीज ट्रेस में देख सकते हो। तो फिलहाल ये मॉनिटरिंग वाला पार्ट मैं अलग बताऊंगा। तो यहाँ पे एंड पॉइंट, फिलहाल हमें एंड पॉइंट चाहिए। एंड पॉइंट लिया मैं, कॉपी किया। अब इसको यहाँ से तुम देखो, ध्यान से देखो, हमने तो सिर्फ एड्रेस में दिया था, फर्स्ट प्रोजेक्ट दिया था, बट उसके आगे का ये बाय डिफॉल्ट डोमेन या डीएनएस आ गया। फिर उसके बीच में एचटीटीपी ऐड कर देता है वो बाय डिफॉल्ट। इनका एक ये है सब डोमेन, जैसे संदीप ने बताया वैसे कि सब डोमेन ऐड करने के लिए एचटीटीपी उसके आगे के तुम्हारे दिए हुए चीजें। तो ये तुम्हारा एक प्रॉपर यूआरएल हो गया जनरेट। अब इसको कॉपी करो, अब इसको हमें टेस्ट करना है। टेस्ट करना है कि जो मैंने, अब टेस्ट ये करना है कि तुम इसको जब कॉल करोगे, यूआरएल को कॉल करोगे ना तो तुम्हारा रिस्पॉन्स हेलो दिखना चाहिए। तुमने क्या किया है, बॉडी में हेलो दिया है तो हेलो तुम्हारा दिखना चाहिए। और हेडर तुमने क्या सेट किया है? अच्छा, लेकिन मनु, हम्म, जब हम सेंडर से कुछ डेटा लेंगे हम्म। और वही डेटा पास करना है तो कांस्टेंट खाली लिख के ब्लैंक छोड़ेंगे, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। अगर सेंडर से कोई डेटा दे रहा है और कांस्टेंट अगर करेगा तो नहीं आएगा, वो बताऊंगा, मैं एक एक चीज वही बताऊंगा। तो, ये तो फिलहाल पहले, कांस्टेंट हम कहाँ की लिखेंगे? हाँ ये बेसिक चीज, मतलब पहला स्टेप कि अगर कोई कांस्टेंट चीज पास करना है और रिस्पॉन्स को दिखना चाहिए रिस्पॉन्स में, तो यहाँ पे कांस्टेंट और हेलो रखो और ट्रिगर यूजुअली करो। यूज होता है क्या ये ऐसा कांस्टेंट? हाँ हाँ हाँ, मोस्टली यूज होता है ना, होता है। ओके। होता है। तो अब मैंने यूआरएल कॉपी किया, पोस्टमैन में जा रहा हूँ, पेस्ट किया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, गेट करना है। गेट में क्या करते हैं, कोई भी एपीआई से सिर्फ डेटा हमें अगर फेच करना है, मतलब जैसे कोई डेटा किसी सिस्टम से या डेटाबेस से, सपोज एक डेटाबेस है, सबसे बेस्ट मैं डीबीएमएस के थ्रू चलता हूँ, एसक्यूएल क्वेरी के हिसाब से। सेलेक्ट तुम्हारा क्या करता है, गेट करता है, मतलब सेलेक्ट हाँ तुम्हारा हाँ, समझ डेटा गया समझ पूरा गया। फेच करके दे देता है, वो सेलेक्ट होता है, तो उसे हम गेट बोलते हैं। हम्म। पोस्ट मतलब हम्म, इंसर्ट, पोस्ट समझो इंसर्ट। हम्म, जैसे कोई तुम्हें उस हम्म, डेटाबेस में इंसर्ट करना है, एक टेबल बनाया है तुमने एसक्यूएल सर्वर पर, एसक्यूएल पे या डीबीएमएस में, और कोई डेटा इंसर्ट करना है तो तुम क्या यूज करते हो, इंसर्ट वाला क्वेरी यूज करते हो, है ना शेखर? तो करेक्ट है। हाँ हाँ। इंसर्ट यूज करते हैं। वैसे केसेस में पोस्ट हम्म, होता है यहाँ पे कि मतलब तुम्हें कोई डेटा सेंड करना, मतलब इंसर्ट करवाना है तो पोस्ट होगा। हम्म, पुट, पैच, पुट मतलब वही पुट में अपसर्ट, अपसर्ट वगैरह होता है। अपसर्ट क्वेरी यूज किया है तुमने एसक्यूएल पे, वो अपडेट कर अब देता है। सर तो नहीं यूज किया मैंने। अपडेट करता है। जैसे ओके ओके, कोई ठीक है। डेटा अगर एग्जिस्टिंग है तो मतलब उसको क्या पोस्ट के करेगा, जैसा ही समझो उसको भी। हाँ पोस्ट के जैसे ही है, लेकिन वो क्या करेगा, नया डेटा पोस्ट नहीं करेगा। पोस्ट में क्या होगा कि हाँ तुम्हारा हाँ, उसमें ऑलरेडी डेटा चेंजेस है। करेंगे। हाँ अपडेट करेगा, चेंज करेगा। हाँ, बट पोस्ट में क्या होता है ना कि अगर ऑलरेडी डेटा है ना फिर भी वो चेक नहीं करेगा, नया एक एंट्री बनाकर नया सेम वही डेटा वापस ऐड कर देगा। बट पैच में क्या होता है कि वो अपसर्ट करता है, मतलब वो चेक करेगा एग्जिस्टिंग है तो उसको अपडेट कर देगा, नहीं अगर एग्जिस्टिंग है तो नया ऐड कर देगा, ऐसा। डिलीट चीजें होती है ना, एक बार पोस्ट, ये मेन चीजें होती है डेटा पोस्ट करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए और पुट पैच अपडेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे अभी गेट करेंगे, पहला गेट। क्योंकि गेट इसलिए करें क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ दिया है वैल्यू, और वो वैल्यू अभी हमें करना है। तो गेट, फिर ऑथराइजेशन में जाओ, यहाँ पे बेसिक और तो यहाँ पे यूजर पासवर्ड। अच्छा, ऑथराइजेशन में अगर ना जाते हम तो फिर नहीं मिलता हमें? हाँ चल ठीक है, उससे भी जाते क्योंकि हमने नो। पहले वो डिफाइन किया हाँ था ना हाँ वहाँ। ठीक है, नो ऑथ किया हमने, ठीक है।
अब इसको मैं अगर हाँ ट्रिगर करूं, सेंड का ऑप्शन ट्रिगर किया मैं, तो हो रहा है, देख, हो रहा है, ठीक है। वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है, फेल, 401 अच्छा अनऑथराइज ओके आ गया। ओके तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे बीटीपी को जब तक ऑथराइजेशन नहीं दोगे। 401, तो 401 मतलब बेसिकली एक चीज समझो, ऑथराइजेशन नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो 401 आता है। हम्म 404 और 400 ये डेटा अगर रॉन्ग है, जैसे तुम डेटा को इंसर्ट तो कर रहे हो बट वो डेटा गलत है, वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, तो 400 बैड रिक्वेस्ट आता है, ठीक है। और 500 में क्या होता है कि अगर समझो टारगेट सिस्टम तुम्हारा कनेक्शन नहीं बना पा रहा है, तो 500 वगैरह आता है, समझ गए। 200 में डेटा सक्सेसफुली फेच होता है, 201 में डेटा सक्सेसफुली पोस्ट हो जाता है। ये एरर मतलब एक कोड्स है, तो अब ऑथराइजेशन में देना पड़ेगा, समझ गया क्यों देना पड़ेगा। हम्म हम्म मैंने ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया था पहले, तो अब प्रोजेक्ट में मतलब उस एपीआई को मैं हिट किया, तो आ गया बॉडी में हाँ रिस्पॉन्स क्या मिला, हेलो मिला। हेलो मिला। हाँ, बट इसके हेडर में जब जाओगे तो डेट करके एक फील्ड सेट किया था, वही टाइम स्टैम्प है क्या? ये देखो आ गया, हम्म 28 जुलाई 28 2025 नंबर 6905 GMT। ये ये टाइम पोस्टमैन के नहीं नहीं, ये हमने फॉर्मेट जो दिया था वो फॉर्मेट, लेकिन पोस्टमैन ने उसको अलग से कैप्चर किया, वो अपने फॉर्मेट में कैप्चर किया। नहीं नहीं कैप्चर तो ठीक है लेकिन टाइम गलत दिखा रहा है इसे तो टाइम गलत पता है, पहले ध्यान दे दो तुम लोग, ये बहुत मेन चीज होता है। हम लोग जब करते हैं ना प्रोजेक्ट्स, तो उसमें टाइम स्टैम्प हम्म डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो एक जो टाइम स्टैम्प है, हम्म जीएमटी है, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड के लिए होता है, सीएसटी अमेरिका के लिए सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो हाँ ये सब टाइम स्टैम्प पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जीएमटी है, ग्लोबल टाइम है, तो जिसके वजह से उसका टाइम अभी 6:09 हो रहा है, इसकी वजह से तो टाइम तो स्टैम्प भी हाँ हम ये हम डिफाइन कर चेंज सकते करेंगे हैं। हाँ हाँ, टाइम स्टैम्प भी हम डिफाइन कर सकते हैं, समझा। हाँ तो अगर तुम्हें टाइम स्टैम्प के साथ पास करना है, हाँ पे हूँ, एक और चीज दिखा देता हूँ ना, सबसे बेस्ट। हेलो, अभी मैंने एक्सप्रेशन लिया, हेलो देख, एक एक चीज में जा रहा हूँ, कॉन्स्टेंट मैंने हेलो पास किया, अब मैं क्या कर हम्म रहा हूँ, कुछ रीड करूंगा इनमें से, हेडर या प्रॉपर्टी कुछ मैं रीड करूंगा, या कहीं और से भी रीड कर सकता हूं मैं, ऐसा नहीं कि इनमें से एक रीड कर सकता हूँ, कि कहीं और स्टोर किया हुआ है उसको भी रीड कर सकता हूँ, कैसे, डॉलर, सॉरी, डॉलर, कर्ली ब्रैकेट, अब वो कहाँ स्टोर है वो डिपेंड करता है, हेडर क्या प्रॉपर्टी, हमने कहाँ स्टोर किया है, हेडर में, हेड है तो डॉलर हेडर लिखना पड़ता है, प्रॉपर्टी में है कि हेडर में, हेडर डॉट, डॉट, हाँ, उसके बाद फील्ड नेम हम नाम जो दिया है हमने, वो नाम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो या तो टाइप करो, हो गया। ठीक है अब इसको हम सेव करते हैं, एक एक चीज को एक एक करके चलते हैं, फिर टाइम स्टैम्प वगैरह देखते हैं, फिर डिप्लॉय। और मॉनिटरिंग में तुम देख रहे होगे, तो कितने मैसेजेस आए वो यहाँ पे दिखने लगता है, फिर पहले 00 था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 था, पर यहाँ पे एक मैसेज मतलब एक ट्रिगर हुआ, वो भी क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। जब तक कनेक्शन, और हाँ, अगर 401 आ रहा है तो उसका नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पहुंचा ही नहीं ना तुम्हारे सीपीआई तक, हम्म हो गया। ऑथराइजेशन फेल है। हम्म, अब देखो, अब मैं इसको फिर से हिट कर रहा हूँ, और हाँ, हर एक चेंजेस के बाद डिप्लॉय करना पड़ता है, तभी वो रिफ्लेक्ट होता है, ये देखो, हेलो, और टाइम स्टैम्प आ गया,
बट मेरा सिस्टम टाइम स्टैम्प IST में है, पर ये जो पास कर रहा है ये GMT में पास कर रहा है, समझ रहा है? अब मुझे इसको फॉर्मेट को चेंज करना है, ऐसा IST। ये देख, पहले क्या था, हेलो था, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, वो सिस्टम डेट को रीड कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे डेट और टाइम, पर ये GMT में, बाय डिफॉल्ट GMT होता है। अब तुम्हें, GMT 6 घंटा आगे पीछे होता है ना? हाँ वही 6 घंटे के आगे पीछे में है, बट अब इसको मुझे IST में करना है, तो सिंपल एशिया कोलकाता, ठीक है, सेव। डिप्लॉय। ओके, अभी चलो फटाक से ट्रिगर करता हूँ। ये देखो आ गया 11:49:52, टाइमिंग 11:49 आ गया टाइम।